नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुहेल खान। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने आज देश भर में सुर्खियां बटोरी। खबर संसद सत्र से जुड़ी है। राज्यसभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने को लेकर गुरुवार को भी सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मार्शल बुलाने पड़ गए थे। इसी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में लोकतंत्र की हत्या की। इसके बाद संसद में तैनात सिक्योरिटी अधिकारियों का शाम को बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि सांसदों का बर्ताव बेहद आक्रामक था। इस बीच राज्यसभा की वो फुटेज सामने आई जिसे लेकर यह हंगामा हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे रहे। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हुई। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी सहित 15 विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने काम में रुकावट डालने का काम किया और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष घड़ियाली आंसू न बहाए। विपक्ष ने संसद से सदन तक अराजकता फैलाई। विपक्ष ने नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने दिया और विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा, ना जनता का हित, ना टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के। चलिए, केंद्र की राजनीति से वापस लौटते हैं प्रदेश की राजनीति पर। 16 अगस्त से बीजेपी एक अलग अंदाज में फील्ड पर नजर आएगी। 3 केंद्रीय मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगने निकलेंगे। दरअसल हर जिले में पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें अलग अलग दिन केंद्रीय मंत्री नेतृत्व करते नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। एमपी में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। अब चुनाव की दिखने लगी तैयारी। 3 केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में निकलेगी यात्रा। ओबीसी बिल योजनाओं की होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होंगे, उपचुनाव की भी तारीख आनी अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जारी है। देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ एमपी में भी पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। 16 अगस्त से पार्टी मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस यात्रा में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। यहीं अलग अलग जगहों से यात्रा निकलेगी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक के अलावा केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल भी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। हमारे मध्य प्रदेश में 2 मंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश के बगल में यानी उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल साहब, उनकी भी यात्रा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में निकाली जाने वाली है आशीर्वाद यात्रा के नाम से। इस यात्रा में मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर
धर्मगुरुओं का जहां हम एक तरफ हमारे मंत्रीगण आशीर्वाद लेंगे, वहीं जो मीसाबंदी रहे हैं लोकतंत्र सेनानी, उनका आशीर्वाद लेंगे। 16 अगस्त को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल की आशीर्वाद यात्रा दतिया से शुरू होकर डबरा फिर ग्वालियर होते हुए मुरैना आएगी। 177 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त से मालवा में निकलेंगे। ये यात्रा देवास शाजापुर से शुरू होकर खंडवा बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। 584 किलोमीटर की इस यात्रा में 78 पड़ाव होंगे। 18 अगस्त को खरगोन में सिंधिया के साथ सीएम शिवराज भी यात्रा में शामिल होंगे। 19 अगस्त से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से यात्रा शुरू करेंगे। 20 अगस्त को भोपाल में भी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा भोपाल से विदिशा, सागर, जबलपुर, दमोह होते हुए टीकमगढ़ जाएगी। भोपाल में वीरेंद्र खटीक के साथ बीडी शर्मा यात्रा में शामिल होंगे। ये चाहे कितनी यात्रा निकाल लें, इनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो ओबीसी वर्ग है उसका आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को आने वाले उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन इस बार योजनाओं के साथ ओबीसी बिल को भी एक मास्टर कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र और राज्य दोनों ही जगह हमलावर रहा है। ऐसे में अगर संसद से ओबीसी बिल संशोधन पारित हुआ है तो इसका मैसेज भी जन जन तक सरकार पहुंचाना चाहती है। इसलिए तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री भी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात अगली खबर की। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के अंदरूनी सियासत की बेचैनी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पूर्व मंत्री नारायण कुशवाहा अब तक समीक्षा गुप्ता की बगावत के चलते ग्वालियर दक्षिण से अपनी हार नहीं भूले हैं। इधर समीक्षा को पार्टी में मिल रही तवज्जो ने फिर से नारायण कुशवाहा के जख्मों को हरा कर दिया है। बगावत और रातों रात आस्था का बदल जाना आज की सियासत का सबसे बड़ा सच है, लेकिन इसका असर भी लंबे समय तक सियासतदानों को सालता है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नारायण कुशवाहा भी 2018 में ग्वालियर दक्षिण से अपनी हार को भूले नहीं हैं। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी हार की वजह पार्टी के नेता समीक्षा गुप्ता ही है, जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और यहां नारायण कुशवाहा कांग्रेस के प्रवीण पाठक से सिर्फ 121 वोटों से हार गए थे। अब समीक्षा गुप्ता फिर पार्टी में है और नारायण कुशवाहा को इसका मलाल है। नहीं, मलाल तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें मलाल तो है और उनके लिए मलाल इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे मलाल से कोई नहीं है, मेरी क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र नहीं पूरे संभाग और पूरे अंचल के लोगों को इस चीज़ का मलाल है और इस चीज़ का दुख और दर्द इन सब लोगों को है, पूरे संभाग की जनता को है। 2018 में पार्टी से बगावत करने वाली पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता उपचुनाव के दौरान फिर पार्टी में लौट आई और एक बार फिर महापौर पद की दावेदार है। कहीं न कहीं नारायण कुशवाहा की मलाल की वजह भी यही है। इधर बीजेपी की इस खींचतान पर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है। चाहे नारायण सिंह कुशवाहा का दर्द छलक रहा हो, चाहे पवैया जी का दर्द छलक रहा हो, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेंगे। जो मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तब इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही ग्वालियर चंबल में सियासी समीकरण कहीं न कहीं उलझ गए हैं। ऐसे में नारायण कुशवाहा का मलाल बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला तो है ही। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी नई सियासी रार की वजह बन गई। बुधवार को एक साथ भुट्टे का मजा लेने वाले नेता अगले ही दिन एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। कमलनाथ ने तो ये तक कह दिया कि अगर भुट्टा पार्टी से बीजेपी एक हो सकती है तो फिर लड्डू पार्टी भी कर ले। प्रदेश में भुट्टा पार्टी से नई सियासी रार, दोस्ताना गाने के पीछे छिपा संदेश, कांग्रेस का तंज, बीजेपी नेता शोले के किरदार। बीजेपी बोली, क्या एक मंच पर आएगी कांग्रेस?
मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी नई सियासी रार की वजह बन गई है। बुधवार को एक साथ भुट्टे का मजा लेने वाले नेता अगले ही दिन एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। यूं तो भुट्टा पार्टी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। खुशनुमा माहौल के बीच एक गाने ने सियासी महक भी फैला दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गुनगुनाया। गाने के बोल के बाद तंज की बरसात शुरू हो गई। बुधवार को भुट्टा पार्टी में शामिल हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पहुंचते ही कटाक्ष कर दिया। बोले अगर भुट्टा खाने से दूरियां मिटती हैं तो लड्डू पार्टी भी कर लें। अगर भुट्टा से ये एकजुट हो सकते थे तो इनको लड्डू पार्टी अब देनी चाहिए, शायद उससे और नजदीक हो जाए। अब बारी बीजेपी की थी। बीजेपी बोली कि कांग्रेस किसी बहाने से तो एक मंच पर आ जाए। हम तो भुट्टा खाते हैं, आप जो खाते हैं उसी की आड़ पर एक मंच पर आ जाओ। कमलनाथ जी, कभी आप भी तो ये प्रयास करो, वे सब एक मंच पे कभी आएँ, भुट्टे खाएं, लड्डू खाएं। ये हमारी संस्कृति है। देखो, मिलना, भोजन, पंगत और संगत, ये हमारे काम की पद्धति है। अब हम कोई दूसरी पार्टी तो कर नहीं रहे, जिसकी चर्चाएं आपकी सरकार में होती थी कि इसका माफिया उसका माफिया, वो वाली पार्टी तो हम कर नहीं रहे। हम अगर भुट्टा खाते हैं, लड्डू खाते हैं, इस पर आपको आपत्ति है तो आप जो खाते हो उसकी पार्टी करो, कम से कम मिलो जुलो तो सही। मध्य प्रदेश की सियासी तासीर ही कुछ ऐसी हो गई है कि एक भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इस बार तो भुट्टा पार्टी सियासत का केंद्र बन गई है। अब देखते हैं भुट्टे का असर कब तक मध्य प्रदेश की सियासत पर छाया रहता है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का भोपाल के मिंटो हॉल में आज सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। सीएम ने मंच से कहा कि विवेक सागर आज से डीएसपी हैं। इस दौरान कार्यक्रम में विवेक ने कहा कि मैं अपने माता पिता के लिए पक्की छत का इंतजाम करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को उन्होंने हॉकी अकादमी को विश्व की सबसे अच्छी अकादमी कहा। विवेक ने कहा कि मैं 2003 में यहाँ एक छोटे से गांव से आया था। आप लोग भी आगे जा सकते हैं। मेहनत के साथ साथ अनुशासन जरूरी है। इस दौरान सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में सभी माता पिता से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में टैलेंट है तो उन्हें रोकिए मत, पढ़ाइए और खेलने दीजिए। से बात हो रही थी तो मेंटली के बारे में मैंने बात किया कि आप इतने छोटे हो तो कैसे वो बड़े बड़े यूरोपियन होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मैंने यही कहा कि सब माइंड से होता है। आपके पास जो स्किल है आप उस पर फोकस करिए। जो ये सब होता है कि वो हाइटेड में बड़ा है या हेल्थ है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से। अगर आप सोच लें कि मेरे पास जो कला है मैं उसमें अपना बेस्ट करूँ। गाड़ी में मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे? तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहा है कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ। अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो। तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दो। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए? तुमने गौरवान्वित किया है, और ये जहां कमला देवी कहेंगी वहां राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। जब ये बचपन में हॉकी खेलता था तो पिताजी डांटते थे, पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पिताजी भी यही कहते,
रोहित जी, आप चिंता नहीं करें, मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते थे कि नेतागिरी में पड़ गया, लेकिन मैं भी नहीं माना। चलिए बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के भी फेवरेट माने जाते हैं। हाल ही में अहमदनगर की 10 साल की अनीशा ने पीएम से मिलने की इच्छा जताते हुए उन्हें एक मेल किया। बच्ची ने मेल में लिखा कि मैं अनीशा हूं और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। इस मेल के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनीशा की इच्छा पूरी कर दी। परिवार के सभी सदस्य प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी ने सबसे पहले पूछा, अनीशा कहाँ है? उन्होंने अनीशा से 10 मिनट तक अकेले में बातचीत की और अनीशा को चॉकलेट्स दी। अनीशा के प्यारे और भोले सवालों को सुनकर पीएम भी हंस पड़े। चलिए उस मुलाकात की कुछ तस्वीरों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।